केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट परीक्षा 2022 का जो प्राथमिक स्तर का पेपर है उस पेपर का इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें पहला प्रश्न आया था कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन 1 दिया है कि शारीरिक, दूसरा दिया है गत्यात्मक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है संज्ञानात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी सही है, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है विकास ... से की ओर बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो इसमें सिर और पैर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान ... समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और ... समाजीकरण का द्वितीय कारक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जनसंचार माध्यम या परिवार, दूसरा है विद्यालय या परिवार, तीसरा है परिवार विद्यालय और चौथा है मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निर्वहन करता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं जो प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक की चहुमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान के नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे बालक ज्ञान की सक्रिय अधिगमकर्ता बन जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है 4 नंबर प्रश्न कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो ... उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है असंतुलन। अब इसमें दिया गया है संवेदी गामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 7 वर्ष तक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष होती है। अगला 5वां प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व तो समझना प्रारंभ कर देते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है संवेदी गामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है, संवेदी गामक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला प्रश्न 7वां है लेओ वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम की समुन्नत करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वो है सहभागी अधिगम। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है इसका करेक्ट आंसर है कई प्रकार की होती है, डी सही है,
बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। 11 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि कथन दिया है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को सृजन पर बल देता है और इसका निष्कर्ष दिया गया है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है तथा भाषा विकास की पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। 12 नंबर प्रश्न है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट अगला प्रश्न 13 नंबर कि बच्चों के स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, उनका बहुविधि तरीकों से नामीकरण यानी लेबलिंग व पृथक्करण करके। नेक्स्ट अगला प्रश्न 14 नंबर की आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी सही है, स्वचिंतन प्रतिबंधन। अगला 16 नंबर प्रश्न है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। इसका करेक्ट आंसर सी सही है, यानी विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है कि विकलांगता व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, समाजीकरण। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हों। नेक्स्ट अगला 19 नंबर प्रश्न है कि मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करके। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। नेक्स्ट अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सही है, इसका कथन निष्कर्ष दिया गया है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो इसमें से इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 22 है कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, व्यवहार अनुकूलन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23 नंबर कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थी के
समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है। इसका करेक्ट आंसर बी सही है, प्रकार्यात्मक स्थिरता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पच्चीस नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, तो सी सही है, यानी विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सायमा अपनी सफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी सही है, असहायता का सीखा हुआ भाव। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं कि इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट अगला 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर भी सही है, आनुवंशिकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 30 नंबर की अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसका करेक्ट आंसर भी सही है, निराशा की भावना। नेक्स्ट अगला इसमें मैथ का प्रश्न है, 2/7 + 7/2 बराबर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, 3 सही 11/14। जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। इसका करेक्ट आंसर ए सही है, 20.2, 2.20, 2.022 और 2.02। उसके बाद से है 2.002, 0.222। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, 4, 5, 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर 30 सही है। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, 9001। नेक्स्ट अगला पाँचवा प्रश्न है, 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, 5,986। 6 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां और शेष लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 का। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है उन लड़कों की संख्या होगी 80। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपया किराया दिया। उसने घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है कि एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है और बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, 21 लीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
एक रेलवे स्टेशन ए से 17:40 चलती है तथा स्टेशन बी पर उसी दिन 22:15 पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय कितना है? तो ये है 4 घंटे 35 मिनट। अगला प्रश्न है, एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? करेक्ट आंसर बी सही है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितनी अधिक है? इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी 25। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसमें दिया गया है, इसकी 4 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है और इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी सही है इसका, यानी आयत या वर्ग की बात कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न है कि 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन बी सही है, 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को दर्शाता है। सोमवार को 28, मंगलवार को 25, बुधवार को 37, बृहस्पतिवार को 23, शुक्रवार को 38, शनिवार को 28। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या में अंतर कितने का होगा? तो 4 का होगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न पैटर्न का आकलन कीजिए, यानी 1 बराबर 1, 3 धन 5 बराबर 8, 7 धन 9 धन 11 बराबर 27 और 13 धन 15 धन 17 धन 19 बराबर 64 है। तो अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है, 125। नेक्स्ट अगला प्रश्न 116 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठीकरण, यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन। यह क्या दर्शाता है? यह जो है क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है, यानी यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थिति संवाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। 6 - 3 बराबर 4, 4 धन 6 बराबर 10, 2 धन 7 बराबर 9 और 9 - 7 बराबर 3। तो उपयुक्त उपस्थिति में बच्चा निम्नलिखित में से किस अवधारणा का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर सी सही होगा, यानी पश्चगामी या पश्च गिनती करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? इसका ऑप्शन ए सही है, गणितीय दक्षता की पृथक संघटकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण मूल्यांकन पहलुओं के। नेक्स्ट अगला 20 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बी सही है, यानी अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्री का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता या करती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यानी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए
इसका करेक्ट आंसर सी है, गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है कि स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा या से दिए गए कथन के अर्थ का निरूपण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। यानी पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे कि 3/10, 7/10 और 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्याओं में बदलने के लिए कहा जाता है तो वह 1.3, 1.7 और 2.5 लिखता है। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव को प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि एक शेष या शेषफल सर्वदा भाजक से कम होता है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली या विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सही है, यानी हस्तकौशल सामग्री जैसे कि कंकड़ों, गेंदों, टोकनों इत्यादि का उपयोग भाज्यों के रूप में करें, जिनको विभिन्न तरीके से बराबर समूहों में बांट और विद्यार्थियों को वांछित संबंध स्थापित करने दें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 25 नंबर कि वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी है, यानी बच्चे ज्यामितीय आकृति को उनके स्वरूप और दिखावट के आधार पर पहचानने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 26 नंबर कि राष्ट्र और बच्चों के श्रेष्ठ संभव भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की अभिप्रेरणा और उनका सशक्तिकरण जरूरी है। इस दृष्टि कथन को साकार करने के लिए CPD जैसे अवसरों को आरंभ करने का सुझाव दिया गया और CPD का अर्थ है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है कि मूल्यांकन विद्यार्थियों की समस्या एवं विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों के निदान में और उनके अनुसार उपचारिक शिक्षण की योजना बनाने में क्या होती है, शिक्षकों की सहायता करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 28 नंबर कि NCERT के अनुसार कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी है, यानी जोड़ की अवधारणा को गुणन तक विस्तारित करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 29 है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक श्री जोसेफ ने भिन्न को दर्शाने के लिए एक वृत्त का चित्र बनाने और उसे छायांकित करने का क्रियाकलाप दिया। श्री जोसेफ ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के किस मोड का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी आइकोनिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न 30 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी सत्य नहीं है, यानी किसी आकृति के आयामों को जानने बिना उसके आयतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर्यावरण से प्रश्न है ये
यानी निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो ये है, ए सही है, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत के 3 प्रमुख तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यानी भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर, और भारत के 9 समुद्र तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी इस प्रश्न में कोई भी विकल्प तर्क संगत नहीं है, इसीलिए आयोग ने सभी को बोनस अंक दिए हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें दिया है गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यही सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 चली और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंची। इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर की दूरी चली, तो ट्रेन की औसत चाल तो ये होगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है तथा एक्स और वाई के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं और फिर ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, इसका करेक्ट आंसर डी है, 80 मीटर ठीक दक्षिण में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं? तो ये है मिजोरम। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी और दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये है डी, चील और बाज। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। तो ये है डी, यानी डेंगू और चिकनगुनिया। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा है। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर, और यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों को मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, 37 किलोमीटर। 10वां प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छत ढालू होती है। यह राज्य होना चाहिए। मतलब ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से संबंधित राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला है 11 नंबर कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटन रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी है, ये है श्रीनगर। अगला है 12 नंबर प्रश्न कि मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं और अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13 नंबर जो प्रश्न है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। यानी कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकली शीशी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी
सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल क्या है? तो डी सही है, लाल मिर्चा। अगला प्रश्न, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खिजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सही है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है और इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट अगला है, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं होता, तो ये गलत है। और यह छायादार वृक्ष नहीं है, तो ये सही है। और ये भी सही नहीं है। अगला है कि इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाकर खाना पसंद करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए बी ई सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी या फिर तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, गोवा। 16 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक कैसा होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर इसका होगा, यानी विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है तब। 17 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? इसका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? तो सी सही है, अवलोकन। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है, यानी व्याख्यात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो तथा क्रम निर्धारण, रेटिंग मापनी पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक अवलोकन के साधन होते हैं, अपितु वार्षिक उपलब्धि परीक्षा सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है और यह कौशल कौन सा कौशल है? तो डी सही है, यानी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैयार पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है? विद्यार्थी में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो ये है अवलोकन। 22 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो इसका सी सही है, निर्धारित करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23वां कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ये सही है, यानी वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंदमय। नेक्स्ट अगला 24 नंबर प्रश्न है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें से कौन सा क्रम जो है सही है, ये हमें बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी सही है, यानी CADB। तो सी पे हो जाएगा योजना बनाना, उसके बाद से योजना बनाएंगे, फिर क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, ए सही है। उसके बाद एक बाद फिर डी यानी प्रक्रम पर विचार करना, उसके बाद बी सही है, दोहराना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि EVS पाठ्यक्रम का आधार वाक्य क्या है? तो ये है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है कि EVS के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, क्योंकि यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। अगला 27 नंबर प्रश्न है कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही क्रम जो है क्या होगा? तो इसका ADBC, यानी सबसे पहले समस्या को परिभाषित कीजिए, फिर समस्या का विश्लेषण कीजिए, फिर क्रिया के
लिए संभावित योजना का चर्चा कीजिए, उसके बाद से परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। 28 नंबर प्रश्न है कि ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो बी सही है। तो इसमें कौन सा है? बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक और माता। 29 नंबर प्रश्न है अभिविन्यास अथवा क्षत्रिय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? तो डी सही है कि अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपके कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले उन्हें समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हिंदी से, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। और साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकट भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देकर मध्यम बनते हैं। साहसी मनुष्य उस सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। तो किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? तो इसका डी सही है, साहस की जिंदगी। अगला है साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? तो इसका तीसरा सही है, यानी मनुष्य को महत्व न देने वाले लोग। चौथा है कि 4 नंबर प्रश्न है कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? तो इसका सी सही है, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। अगला 5वां है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह क्या है? साधारण जीव का काम है। निडर शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो साहसी। ताकत का विलोम क्या होगा? तो निर्बलता। और ताकत शब्द का विलोम निर्बलता। और बेखौफ का अर्थ क्या होगा? भीत या फिर निर्भय, फिर संकित या फिर डरपोक। तो बेखौफ का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? बेखौफ का अर्थ होगा निर्भय। और शुद्ध छाटिए, तो इसमें बी सही है, मध्यम। अगला है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तप से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अपना अनायास सह लेती हूँ, और सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ, यहाँ की नदियाँ और हवा में क्या है? तो इसका भी सही है, मुस्कान और दुलार। अगला है खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर ये है, खेतों में फसल लहलहा रही है। अगला है भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है?
क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। किसके पग में विश्वास भरा है? तो ये भारत माता के। अगला है चंदा तारोसी सहज कांति भक्ति में निहित अलंकार है, तो ये है उपमा। अगला प्रश्न है प्रखर का अर्थ नहीं है, तो ये है सहनशील। अगला है बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका ए सही है, यानी बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे जो हैं आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। अगला प्रश्न है 18 नंबर की कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे उसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, या फिर सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। अगला है जो कहानी सुनाई गई है उस पर चित्र बनाने के लिए कहना, यानी कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, तो इसके लिए सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। 19 नंबर प्रश्न की एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? तो डी सही है, विस्तृत पठन। अगला है कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का उपयोग कर रही है, लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो इसका ए सही है, मानस मंथन। अगला है 21 नंबर की कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो इसका बी सही है, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। 22 नंबर प्रश्न की एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाता है? तो इसलिए जिज्ञासा श्रुतलेख। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है, और इसका पूरा नाम क्या है? तो बी सही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है, वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? तो ये है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका ए सही है, विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। 26 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के लिए चरणों का सही क्रम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है, यानी बबलाना 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, उसके बाद से संक्षिप्त वाक्य चरण, ये 4 जो हैं भाषा अर्जन के सही चरण हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका बी सही है, नॉम चॉम्स्की के द्वारा। 28 नंबर प्रश्न है कि एक शब्द समवर्ती है और
उनका प्रयोग करती है। यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? तो डी सही है, शब्द भंडार का। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु उपयुक्त नहीं की जानी चाहिए? तो ये सही है, पढ़े गए पाठ्य से शब्दों के अर्थ बताओ। 30 नंबर प्रश्न है वह कौन सा भाषा विकास है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम के शब्द नहीं रख पाता? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। तो ये है डिसअफेजिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ये रहा इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र। अगला जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का, इसका एनालिसिस हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद। संस्कृत के प्रश्न इसमें लग रहा है नहीं है, इंग्लिश के दिया हुआ है, इसमें द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश को ही रखे हैं। लग रहा है कि संस्कृत वाला जो पोर्शन है उसको निकाल दिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।